हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, 17वीं बीपीएससी पीटी के लिए रैपिड सेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस बार 17वीं बीपीएससी में आपको पता है कि काफ़ी वैकेंसी आ रहे हैं, तो हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि 17वीं बीपीएससी में हमें 150 मार्क्स 150 क्वेश्चन में 120 हमें क्वेश्चन करना है, अटेम्प्ट करना है और हमें मार्क्स भी लाना है। तो चलिए इस सेशन में हम शुरू करते हैं आज का रैपिड सेशन बिना कोई बकवास किए। हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, इस सेशन में जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी उसमें प्रीवियस जो भी 2 साल में एग्जामिनेशन वगैरह हुए हैं उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपसे करवाऊंगी। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें गुप्त काल में लिखी गई है? आपके ऑप्शन है न्याय अवतार, मुद्रा राक्षस, मेघदूत, नैषध चरित्र। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी। ठीक है, बी होगा, यानी ये आपका हो गया न्याय अवतार, मुद्रा राक्षस, ठीक है, और मेघदूतम। ये 3 जो पुस्तक हैं वो कब की हैं? गुप्त काल की। आपको पता है कि गुप्त काल के संस्थापक श्री गुप्त थे, और ये गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे साहित्य की रचना हुई थी, लिटरेचर में काफ़ी रीच था गुप्ता काल, इसीलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्पेशली गुप्ता पीरियड में राइटर, लेखक, कवि पढ़ लीजिएगा, जो नवरत्न थे उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, ये जो बुक है जो नहीं है गुप्ता काल का, ये नैषध चरित्र। नैषध चरित्र की रचना राजपूत काल में हुई थी और इसके कवि हर्ष थे। ठीक है, चलिए हम अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और शर्करा के रूप में होते हैं। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन ऑप्शन में बोल रहा है कि जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो क्या स्टार्च और शर्करा के रूप में होते हैं? पहला ये है, सोचिए फ्रेंड्स, तब तक मैं अगला सेकंड ऑप्शन पढ़ती हूँ। यदि किसी खाद्य पदार्थ में स्टार्च है तो उसे तनु आयोडीन की घोल की मदद से जांचा जा सकता है। ठीक है, यानी अगर हमारे खाने में स्टार्च है तो उसको कैसे जांचा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है, यानी कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है स्टार्च और शर्करा। अच्छा, अगले क्वेश्चन से मैं थोड़ा सा कम ही लाइन खींचूंगी, इसमें क्वेश्चन पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। और दूसरा है कि आयोडीन घोल की आयोडीन घोल की मदद से इसको जांचा जा सकता है। तो आपका आंसर है सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन कौन से शामिल थे? तो ऑप्शन आप देखिए, कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी, यानी KM मुंशी, तो ठीक है, ये शामिल थे। ठीक है, उसके बाद है मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, ये भी शामिल थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी शामिल थे। ठीक है, और उसके बाद है अयंकर थे, तो ये भी शामिल थे। तो इसमें सभी शामिल थे, आपको याद रखना है। अब हम प्रारूप समिति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। ये भी पूछ देता है डायरेक्ट बीपीएससी में। और ये इसमें 7 मेंबर थे, और जो यहाँ पे तो 4 मेंबर आ गए, जो 3 मेंबर इसमें नाम नहीं है वो मैं बता देती हूँ। एक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, BL मित्र थे, और DP खेतान थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बिहार की जातिगत जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब ये बिहार की जातिगत जनगणना है। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को जारी की गई थी। ठीक है, उसके बाद इस गणना से यह जानकारी सामने आई है कि बिहार राज्य में विभिन्न जातियों और उपजातियों की 215 संख्या है। प्रश्न, ये क्वेश्चन अधूरा रह गया, चूँकि ये बिहार से रिलेटेड है तो इसको मैं लास्ट में करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे इसका आगे का ऐड नहीं है, मैं इसको लास्ट में करवाऊंगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के लिए, इसलिए जब मैं बिहार स्पेशल कराऊंगी वहाँ पे इसको कंप्लीट ऑप्शन के साथ मैं आपको करवाऊंगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ रोक दिया। चलिए अगला क्वेश्चन 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य
उससे संबंधित राज्य के साथ सही सुमेलित है, ठीक है, यानी नृत्य है और राज्य के साथ सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो बताइए इसमें पंजाब के साथ भारतनाट्यम दिया है, क्या भारतनाट्यम पंजाब का नृत्य है? ठीक है, लोक नृत्य है? नहीं। ये कहाँ का है? तमिलनाडु। लावनी है असम का है? नहीं, महाराष्ट्र। गिद्धा उत्तर प्रदेश का? नहीं, पंजाब का है। ये 4 सही है, यानी केरल, मोहिनी अट्टम, बस यही सही है। तो आपके ऑप्शन में 4 किस में है? 4 सी में है। तो आपका आंसर होता है सही सी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इनकी स्थापना के साथ, संस्था की स्थापना के साथ आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहले मैं आंसर बता देती हूँ, तब मैं मैच कर दूंगी। क्वेश्चन ऑप्शन इसका आंसर होगा बी, यानी जो पहला है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982, ठीक है। अब हम आते हैं बी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1964, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बी पे, सी पे, भारतीय प्रतिभूति एवं नियमन बोर्ड, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपको 12 अप्रैल, ठीक है, 1990। फ्रेंड्स इसको रट लीजिएगा, कॉपी में लिख के रट लीजिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। और 4th है आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना हुई थी आपको 2 अप्रैल 1990। तो ये डेट के साथ आप बाकायदा नोट्स बना के कॉपी में लिख के रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित महासागरीय धाराओं और उससे संबंध महासागरों के बारे में, यानी जो महासागरीय धाराओं का नाम दिया है और ये किस महासागर में चलती है, इस पे आपको बताना है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन आपका, ये है पहला, ठीक है। अब इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आंसर ही बता देती हूँ, ए, यानी 1 और 3 सही है। 1 क्यों सही है? क्योंकि लेब्राडोर जो जलधारा है ना, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है। अब ये जितनी भी धाराएं इसमें दी गई हैं ना, ये ठंडी है, गर्म है, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ताकि इस बहाने भी आपको याद हो जाए। दूसरा है आपको ओयाशियो जलधारा, यहाँ हिंद महासागर दिया है, तो ये गलत है, ये प्रशांत महासागर में चलती है, ठीक है। फिर है आपका कैलिफोर्निया की, ये है कैलिफोर्निया की धारा, ये प्रशांत महासागर में चलती है, ये सही है। और 4th है आपका अगुलहास, ठीक है। तो अब अगुलहास जलधारा कहाँ चलती है, तो ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ये भी आपका गलत है, यानी आपका 1 और 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनवरी 2024 में किस देश ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स अमेरिका। अमेरिका अभी बहुत सारे मंगल मिशन पे लगा हुआ है और भी बहुत सारे मिशन पे, सूर्य मिशन पे, लेकिन चंद्र मिशन पे इसने 50 साल बाद ये लैंडर लॉन्च किया था, लेकिन वो भी विफल रह गया था, ठीक है। तो ये पेरेग्रीन मिशन 1 शुरू किया गया था, ठीक है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद तकनीकी रूप से ईंधन का रिसाव होने के कारण ये लैंडिंग असफल रहा, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर अमेरिका होगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 से है, ठीक है। अब विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 से इसका ऑप्शन जो सही है वो है आपका सी, यानी 1 और 3 सही है, ठीक है। 1 और 3 आपका सही है। तो एक क्या है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी रिपोर्ट का 20वां संस्करण है, ये सही है, ठीक है। यानी वर्ल्ड में जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करता है वो टाइम्स हायर एजुकेशन जारी करता है, ठीक है। दूसरा आपको गलत है, दूसरा में पूछ रहा है कि कौन सा यूनिवर्सिटी सर्वोच्च रैंकिंग हासिल किया था, ठीक है। इसमें 2-3 यूनिवर्सिटी के नाम हैं, तो ये गलत है, क्योंकि जो सबसे इस रैंकिंग में सबसे फर्स्ट स्थान पे था वो था ऑक्सफोर्ड, जो इस ऑप्शन में 3rd रैंकिंग पे इसको दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद स्टैनफोर्ड था, उसके बाद
मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। अब सूची में 91 भारतीय संस्थानों के साथ भारत अब विश्वविद्यालय रैंकिंग में चौथा सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व वाला देश है। फ्रेंड्स, ये सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्राउड हमें होना चाहिए कि भारत में जो शिक्षण संस्थान नई शिक्षा नीति लागू हुई है तो उसे और बहुत सारे जो क्या बोलते हैं टॉप यूनिवर्सिटी हैं वर्ल्ड के, वो भी अब इंडिया में कैंपस खोल रहे हैं। तो देखिए अभी गुरुग्राम में, दिल्ली में बहुत जगह खुलने वाले हैं, तो वो अभी न्यूज़ में आप सुनने के लिए आपको मिलेगा, वो बाद में हम देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्या विचार करना है सहकारी बैंकों के बारे में? ये दोनों कथन है, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है? इसका पर्यवेक्षण और विनियमन राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय बोर्डों द्वारा किया जाता है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि इसका विनियमन आरबीआई द्वारा किया जाता है। दूसरा है ये इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर जारी कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स जारी कर सकते हैं। ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्नों में शामिल थे? देखिए आ गया यहाँ 9 रत्न। अभी क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने पढ़ा था कि कौन सी पुस्तक जो गुप्ता काल में लिखी गई हैं, वहाँ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। तो गुप्ता काल इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो वहाँ लेखक कवि थे ना, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पुस्तक को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे धन्वंतरी थे, अमर सिंह भी थे 9 रत्न में, शंकु भी थे, कालिदास भी थे। उनके 9 रत्न में आर्यभट्ट नहीं थे। ठीक है, और चरक नहीं थे। तो इसका आंसर होगा 1 2 3 5, 1 2 3 5 यानी ए। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला है 12 निम्नलिखित में से कौन सा रीट संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है? तो इसको हम देखते हैं। पहला है बंधी प्रत्यक्षीकरण दिया गया, परमादेश दिया गया, निषेध दिया गया, अधिकार परीक्षा यानी सभी को दिया गया है अनुच्छेद 32 में। ठीक है, अनुच्छेद 32 क्या है? तो जो अनुच्छेद 32 है ना, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है, और 226 के तहत हाई कोर्ट को, ठीक है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, जिसमें बंधी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध, अधिकार परीक्षा है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को रीट जारी करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत, आर्टिकल 226 संविधान का आर्टिकल 226। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन बायोम की विशेषता क्या है? वर्षा वन नहीं पूछ रहा है, वर्षा वन बायोम पूछ रहा है। ठीक है, चलिए वर्षा वन बायोम पूछ रहा है, तो इसको देखते हैं। बहुत अधिक वर्षा होती है यहाँ पे, हाँ सही है। उच्च औसत तापमान होता है, हाँ सही है, क्योंकि यह भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, इसलिए उच्च औसत तापमान होता है। पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी होती है। क्यों पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी होती है? क्योंकि वो भारी बारिश के कारण मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है ना, वो बार बार बह जाता है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्व कम हो जाते हैं। ठीक है, चौथा है प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर होता है। तो ये भी सही है कि प्रजातियों की समृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र में जो व्यक्त जैविक और अजैविक कारक है उसके कारण प्रचुरता होती है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें कौन से कथन सही हैं, ये भी ध्यान देना होता है, सत्य असत्य। अविश्वास प्रस्ताव मंत्री परिषद में विश्वास की कमी को व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है। फ्रेंड्स इस पर सोचिए, मैं बाद में इसमें बताऊंगी कि ये ऑप्शन सही है या नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये बताइए आप 50% सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए या नहीं? ठीक है, इसको भी मैं बताऊंगी। फिर है तीसरा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधानों के द्वारा शासित होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप बताइए। एक सेकेंड इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैं बताती हूँ।
ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ना, मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी को व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है, ये सही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन यहाँ आप मिस कर जाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% नहीं होगा, ओनली 50 मेंबर होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये भी सही है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधानों के द्वारा शासित होता है, यानी 1 और 3 सही है, यानी इसका सी ऑप्शन होगा। अब मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी बता देती हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये आपको पता होगा, 75 में मंत्रिपरिषद का जिक्र है। ठीक है, और अनुच्छेद 164 के अनुसार 164 में क्या है, जो विधानसभा होता है ना, वो विधानसभा के जो मंत्री होते हैं, विधानसभा के जो मंत्रिपरिषद राज्यों में वो होते हैं, ये क्या बोलते हैं, वो राज्य के विधानसभा के मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और ये जो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का जो प्रक्रिया है, ये वहाँ के जो लोकसभा की जो प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधानों के द्वारा ही शासित होता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 15। ठीक है, 15 में है, संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स, इसमें राजनीतिक न्याय का भी उल्लेख है, सामाजिक न्याय का भी और आर्थिक न्याय का भी। तो आपके ऑप्शन तीनों सही हुए। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। प्रोड्यूसर गैस के मुख्य घटक कौन कौन से। प्रोड्यूसर गैस किसको बोलते हैं, तो बताइए। इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एवं नाइट्रोजन है। ठीक है, उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस में 55% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, इसका एक बार संगठन याद कर लीजिएगा। 30% आपको कार्बन होता है। ठीक है, शेष कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन गैस का मिश्रण होता है। इसका पूरा संगठन ही आप याद कर लीजिएगा एक बार बुक से। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत में आयोजित 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023, ये प्रश्न आप लोग का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर अपना 5वां खिताब जीता था। गलत है, हराया तो था लेकिन 6ठा खिताब था। क्रिकेट वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में 3रे नंबर पर न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र थे। 3रे नंबर पे फ्रेंड ये नहीं थे, ये थे 4थे नंबर पे। ठीक है, 3रे नंबर पे थे क्विंटन डिकॉक। ठीक है, क्विंटन डिकॉक थे। इसके बाद है, तो ये भी दूसरा भी गलत हो गया। इस विश्व कप में कुल 10 राष्ट्रीय टीमों ने भाग लिया था, ये सही है। और विश्व कप के इतिहास में ये पहला मौका है जब वेस्ट इंडीज टीम ने किसी 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भाग नहीं लिया था। तो ये भी सही है कि वेस्ट इंडीज़ ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो आपका ऑप्शन सही होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन इसमें सही होता है ए। एक और 2, तो ये तो 6ठा किताब था। अच्छा सॉरी, मैं सही बता रही थी, यहाँ गलत कथन। देखिए, यही मिस्टेक होता है। देखिए, मैं अभी बता रही हूँ और मुझसे भी मिस्टेक हो रहा है। ये गलत पूछ रहा है, तो सही है। 1 और 2 गलत है और 3 और 4 सही है। तो यहाँ गलत कथन पूछा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मैंने ये जानबूझ के किया था कि आपका भी ध्यान जाए और कंसंट्रेशन के साथ आप चीज़ों को देखें। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन प्रमुखतः वर्षा आधारित फसल है। 18 का बताइए। इसमें 3 ऑप्शन हैं, मूंगफली है, तिल है और बाजरा है। तो तीनों फ्रेंड्स वर्षा आधारित फसल है, इसको याद कर लीजिएगा। वर्षा ऋतु में इसका उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, जनवरी 2024 में, ठीक है, किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान उद्घाटन किया था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा जगदीप धनखड़, हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने शुरू किया था।
और ये भारत के गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाला अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन हमारे भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त निम्नलिखित साक्ष्यों उनके प्राप्ति स्थल के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, जो साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से और प्राप्ति स्थल। अब बृहत स्नानागार कहाँ से मिला है, तो पहला का होगा ये। ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं, तो ये है कालीबंगन। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद है क्या, सी का क्या है, सी में हड़प्पा लिपि के, ठीक है, बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त शिलालेख, यानी हड़प्पा जो लिपि मिला है जिसको पढ़ा नहीं गया है, आकार वाले संकेतों से युक्त बड़े शिलालेख कहाँ मिला है, ये मिला है धौलावीरा से। ठीक है, यानी सी का 4 होगा। ठीक है, अब बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान कहाँ से मिला है, तो ये मिला है चनहुदड़ो से। ठीक है, ये चनहुदड़ो से, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। देखिए आप मिलाइए, देख लिया। चलिए अगला प्रश्न, ऐहोल शिलालेख के बारे में पूछा है। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको आप जरूर वॉच कीजिएगा अगर आपको 70 बीपीएससी में रिजल्ट चाहिए तो। ऐहोल शिलालेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, पहला गलत है। ठीक है, ये संस्कृत में लिखा गया है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है, सही है। इसे रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है, जो ऐहोल शिलालेख है वो रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया, सही है। ठीक है, तो इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें 2 और 3 सी होगा। ठीक है, अब ऐहोल शिलालेख के बारे में आप लोगों को कुछ बता देती हूँ। ऐहोल शिलालेख संस्कृत में लिखा गया और यह कन्नड़ लिपि में है। ठीक है, इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय और पल्लव पर चालुक्यों की विजय का उल्लेख है। इसमें राजधानी को ऐहोल से बादामी स्थानांतरित करने का भी उल्लेख है। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति, ठीक है, रवि कीर्ति द्वारा, वो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। ठीक है, एक सेकेंड, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, उनके द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। कटी बिहू कहाँ मनाया जाता है, असम में। उगादी कर्नाटक में मनाया जाता है, ये दोनों सही है। ये खर्ची पूजा पश्चिम बंगाल में नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो त्रिपुरा मनाया जाता है तो कौन सा सुमेलित है, 1 और 3। निम्न कौन सा सही उत्तर है ना, सही उत्तर में होगा बी, नहीं है, सॉरी, ये देखिए यही मिस्टेक होते रहेगा, सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है केवल 2। ठीक है, और सुमेलित क्या है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये मुझसे भी मिस्टेक होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। मैं पहले ही लाइन खींच देती हूँ, पता चलेगा ऑप्शन, फिर मैंने गलत बताना शुरू कर दिया। तो सुमेलित सही नहीं है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यूपी में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है, ये लद्दाख में है। दाची राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, हाँ है। अब दर्राह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में नहीं है, तो सुमेलित 2 और 4 नहीं है। ठीक है, तो आंसर में ए होगा, ए मतलब 2 और 4 सुमेलित नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इस उद्यान के बारे में जो गलत है उसके बारे में बता देती हूँ। जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, क्षेत्रफल के मामले में यह भारत का, ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसके बारे में। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। दिसंबर 2023 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक कौन देश बना है, तो ये बना है हमारा देश भारत बना है। ठीक है, अब 2023 में जो आंकड़ा जारी किया गया है उसमें भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है। ठीक है, जो डाटा है 2023 का, इसमें 125 पॉइंट, ठीक है, 32 मिलियन टन, ठीक है, यहाँ मैं
टी भी लिख देती हूँ। कच्चे स्टील का उत्पादन भारत ने किया। तो अब आप फर्स्ट जो रैंक है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 26। फ्रेंड्स टोटल 30 क्वेश्चन का मैं सीरीज डेली चलाऊंगी, ठीक है। तो अब 26 पे आ गए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो कथन है पहला है, 19वें एशियाई खेलों में वर्ष 2023 में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के हांगझू में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो ये बताइए ये सही है। अब देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन है, एक तो टाइम भी है आपका, एक आपको जगह भी है। तो आप बताएंगे कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो उपयुक्त में से आपको कौन सा सही कथन चूज करना है। तो फ्रेंड्स ये सही है। भारत ने 19वें एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य सहित 107 पदक जीता है, ठीक है। ये एशियाई खेल है फ्रेंड्स, ओलंपिक नहीं है, ठीक है। तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, एशियाई खेल 2023 में रैंकिंग में जापान 201 स्वर्ण पदक के साथ तालिका पर पहले स्थान पर था। गलत है, यहाँ जापान के बदले चीन होगा, ठीक है। चीन ही पहले स्थान पर था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, 1 और 2 यानी ए। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ठीक है। सही कथन का चयन करना है 27 का। तो 27 बताइए कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ये गलत है फ्रेंड। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए कि बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है लेकिन ओनली राज्यों में है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश भी पूछ रहा है तो यहाँ दिल्ली होगा। तो ये गलत है। दूसरा है, उत्तर पूर्वी राज्यों में असम की जनसंख्या सबसे, नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर हैं उसमें आपको असम की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ये सही है, ठीक है। अब है, भारत में सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का है। तो ये सही है। सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल यानी सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है और उसके बाद आपको महाराष्ट्र आता है। तो 2 और 3 आपका सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों यानी नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है। तो फ्रेंड्स इसमें बताइए कौन सा राज्य है। कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता है कॉकनेक ऐसे करके सिक्किम है, तो इधर आपको क्या है, नेपाल है, इधर आपको भूटान है और इधर क्या है आपको चाइना है। तो ये आंसर क्या होगा, सिक्किम होगा, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं 29। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टाइलिन एंजाइम, जो टाइलिन एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है, दूध में लैक्टोज शर्करा को तोड़ता है, नहीं तोड़ता है, ठीक है। दूध का लैक्टोज हमारे पेट के अंदर जाके ही वो शर्करा में टूटता है, ठीक है। दूसरा है ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है। जो ट्रिप्सिन, इसका मैंने पहले आंसर बता देती हूँ, इसका सी सही होगा, ठीक है। सही में मतलब 2, 3, 4 सही होगा। अब ट्रिप्सिन एंजाइम छोटी आंत में ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है और पेट में शुरू हुई पाचन क्रियाओं को जारी रखता है, सही है। लाइपेज एंजाइम एमल्सिफाइड वसा को टूटने के लिए जिम्मेदार है और अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, ये भी सही है। माल्टोज एक डाइसैकेराइड जो जल अपघटन पर ग्लूकोज के 2 अणु देता है, ये भी सही है, ठीक है। साइंस का थोड़ा सा मतलब वो फॉर्मूला वाला ये क्वेश्चन है, तो आप इस चीज़ को एक बार पढ़ भी लीजिएगा। जितने भी एंजाइम हैं, जितने भी आपको वायरस है, बीमारी है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बायो में इस चीज़ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्नलिखित में से भारतीय, ये लास्ट प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा सत्र निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन से सत्र में महिला अध्यक्ष थी। यानी पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सत्र था उसमें पहली बार महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, ठीक है। तो इसका आंसर फ्रेंड बताइए आप। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड, एक तो ये होगा ही कलकत्ता, ठीक है। उसके बाद कौन सा होगा फ्रेंड, उसके बाद होगा, देखिए मैं बताती हूँ, कलकत्ता भी होगा, कानपुर भी होगा। कलकत्ता क्यों होगा, क्योंकि कलकत्ता 1917 में एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है। ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है। एनी बेसेंट 1917 में और कानपुर 1925 में सरोजनी नायडू बनी थी।
तो ये एनी बेसेंट प्रथम महिला थी, लेकिन जो सरोजिनी नायडू थी वो प्रथम भारतीय महिला थी। इसलिए इस ऑप्शन में आपको जो 1 और 2 कहाँ है, बी में है, तो ये बी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉप 10 17वीं बीपीएससी के लिए रैपिड फायर सेशन। तो फिर फ्रेंड्स कल फिर मैं आपसे मिलती हूँ, और कल से सही गलत वाले सेंटेंस पे मैं भी थोड़ा ध्यान दूंगी। आप लोग भी प्लीज़ इस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस बार सिलेक्शन श्योर लेना है क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट आ रहे हैं। अगर इस बार आप लोगों ने चूक कर दी तो फिर शायद ये मौका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपना पुरुषार्थ दिखाइए और मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। चलिए, गुड लक, फिर कल मिलते हैं।